हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, आज हम लोग स्पेस मिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो स्टैटिक जीके का पार्ट है। हालांकि आपको करंट अफेयर से भी रूबरू रहना है ताकि जो भी रीसेंट चेंजेस हों, रीसेंट अपडेट्स हों, वो उससे आप लोग रूबरू रहो ताकि एग्जाम्स में जितने भी सवाल इससे रिलेटेड आए वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस मिशंस को देखते हैं। दोस्तों, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, उसकी एक एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का काम क्या है? जो भारत के स्पेस मिशंस को सफल बनाना। ठीक है, और इसके विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। अब हम लोग लॉन्च व्हीकल की बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल हैं। कौन-कौन? तो पीएसएलवी, जो आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा। दूसरा, जीएसएलवी के 2 प्रकार हैं। एक है जीएसएलवी मार्क 2 और एक है मार्क 3, जिसको एलवीएम 3 भी कहते हैं। दोस्तों, पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये बेसिकली लाइट टू मीडियम लिफ्ट के लिए बना हुआ है। जिसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 1425 केजी। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको। ठीक है, 1425 केजी ये आपको सब जीटीओ यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जाने के लिए सक्षम है। 750 केजी ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए सक्षम है, यानी कि 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है। की फीचर्स की बात करते हैं तो वर्सटाइल लॉन्च व्हीकल है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, कभी फेल नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से चलता है। छोटे मोटे रॉकेट अगर भेजने होंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो पीएसएलवी का सहारा लेते हैं। पेलोड छोटा मोटा रहेगा तो ये आसानी से लेके चला जाएगा। और ये हमारा पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल था जो लिक्विड स्टेजेस को फॉलो करता है। अब बात करते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बनाया गया इसीलिए ताकि हम लोग मीडियम से हैवी लिफ्ट पेलोड का भेज सके। पेलोड मतलब जो चीजें रॉकेट से भेजी जाती है ना, उसको हम लोग पेलोड कहेंगे। ठीक है, जैसे सैटेलाइट हो गया, उसके साथ जो भी रोवर वगैरह हो गया, ये सारे पेलोड में काउंट होते हैं। अब इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? तो 2250 केजी फॉर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि जीटीओ। और पेलोड टू एलईओ यहाँ पे ज्यादा होगा। एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। ये 6000 केजी तक कैरी कर सकता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है और हैवी लिफ्ट कर सकता है, यानी कि पेलोड कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। अप टू 8000 केजी टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। और पेलोड टू जीटीओ यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ये 4000 केजी तक ले जा सकता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3। तो अगली बार जब आप न्यूज़ सुनना और अगर आपको पीएसएलवी समझ में आता है तो आप समझ जाओगे जो कहाँ जा रहा होगा, कैसे जा रहा है। और जैसे ही जीएसएलवी वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जैसे मार्क 3 वगैरह, तो समझ जाना जो पेलोड हाई होगा, है ना? चलिए, अब थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं, ऑर्बिट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये अर्थ है ना? तो एक होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको कहते हैं एलईओ। इसका रेंज कितना है? तो टिल 2000 किलोमीटर तक लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है। शेप इसका सर्कुलर होता है। 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की इसमें सैटेलाइट की स्पीड होती है। टाइम टू रिवॉल्व यानी कि 90 मिनट्स में ये अर्थ के चक्कर लगा लेता है। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मिलिट्री पर्पस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहता है। क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो बेसिकली ये आप समझो, अब कुछ भी मिशन वगैरह कैरी करना होगा तो बार-बार तो लोग जा नहीं सकते ना, तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, जो छोटे-छोटे उपकरण को ऊपर ले जाके एक तरीके से असेंबल करके एक तरीके का स्पेस स्टेशन बना लिया है। और इसमें कौन-कौन सी कंट्री है? तो बेसिकली 5 कंट्रीज मिलके अपने स्पेस एजेंसीज के थ्रू यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। कि कौन-कौन है? तो यूएस का नासा, इन सभी एजेंसीज को हम लोग देखेंगे। फिर रॉसकॉस्मोस हो गया रशिया का, ठीक है? और जापान का जैक्सा, और यूरोप का ईएसए और सीएसए कनाडा का है। ये सभी मिलके स्पेस स्टेशन चलाते हैं, मेन है। बाकी हर देश के व्यक्ति यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो
साइंटिस्ट होंगे वो तो जाते ही रहते हैं, है ना? अब हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, तो ये 2000 से 36,000 किलोमीटर का रेंज होता है, सेमी सिंक्रोनस होता है। सेमी सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ जो आधा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये समझो, जो जैसे-जैसे अर्थ घूमेगा तो वो सैटेलाइट भी उसी हिसाब से घूमेगा। तो अर्थ को अगर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, तो फिर सैटेलाइट को भी 24 घंटे लगेंगे। सेमी सिंक्रोनस होगा तो इसको 12 घंटे लगेंगे, है ना? उसकी स्पीड जो है यहाँ पे जो अगर सैटेलाइट होती है उसकी स्पीड होगी 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स नेविगेशन में यूज होता है यहाँ पे एमईओ, और कम्युनिकेशन में जियोडेटिक सैटेलाइट्स यूज करते हैं। स्पेस एनवायरनमेंट साइंस वगैरह में जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं वो बेसिकली एमईओ में डाले जाते हैं। फिर हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो 36,000 से बियॉन्ड जितने भी है ना, वो हाई अर्थ ऑर्बिट में क्वालिफाई करते हैं। ये जियोसिंक्रोनस होते हैं जैसा कि, और सर्कुलर होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ठीक है, अब इसको कवर करने में 24 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। फिर इसमें क्या है, काम क्या है, तो ये वेदर मॉनिटरिंग में, कम्युनिकेशन में, सर्विलेंस में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंडियन स्पेस मिशंस देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे 1975 से। दोस्तों ये वो दौर था जब स्पेस मिशन में की होड़ लगी रहती थी, और जो दो सुपर पावर्स थे, यूएस और सोवियत यूनियन जो थे उस समय में, रशिया जिसको आप कह लो, अभी तो मेन रशिया ही है लेकिन ये डिसइंटीग्रेट बन के बना है ना, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, है ना? तो ये इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता था, होड़ चलता रहता था, जो कौन सबसे पहले कोई अच्छा, मतलब या तो आदमी भेजेगा, कुत्ता भेजेगा, क्या करेगा, तो ये सारी चीजें पहले, या फिर सैटेलाइट भेजेगा, तो एक तरीके की होड़ चलती रहती थी, है ना? तो आर्यभट्ट हमने भी भेज दिया। ये इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कब की बात है, तो 1975 की, अप्रैल 19th। आप 1975 याद रखो, काफी है आपके लिए। बस इतना ये समझो, जो आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट था, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और उसके बाद भास्कर वन, भास्कर जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनके नाम पे है भास्कर वन। इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये एक्सपेरिमेंटल था लेकिन है तो पहला, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात हो रही है 1979 की। फिर रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, आरटीपी क्या है, तो ये 35 केजी का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कैरी किया गया था, जिसपे 3 वाट का पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी था। 1979 की ये बात हो रही है। बस आप टाइमलाइन फॉलो करना, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो येलो से हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। फिर रोहिणी सैटेलाइट RS-1, ये इंडिया का इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एप्पल, एप्पल क्या था, तो इंडिया का फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल था 1981 में। ठीक है, और ये एरियन 1 वर्जन 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो एरियन 1 जो रॉकेट है ना, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये। ठीक है, उसके बाद इनसैट 1A, इस पे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है 1982 की, फर्स्ट ऑपरेशनल मल्टीपर्पस कम्युनिकेशन एंड मेटियोरोलॉजी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मौसम संबंधी ये पहला ऑपरेशनल मल्टी पर्पस कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये आप, मैं कहूंगा आप इसको याद मत करना, लेकिन रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है? तो ताकि आपके दिमाग में एक तरीके से इंफॉर्मेशन बैठ जाए। IRS-1A ये क्या है, तो इंडिया का पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग गया होगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A। कल्पना 1 इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो। 2002 की बात हो रही है। इसका इस्तेमाल अभी तक, हाल तक होता रहा था। जीसैट 3 एडुसैट जो है, ये इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट है। ये आपको पता होना चाहिए। 2000 सन 2004 की बात हो रही है। ठीक है, जीसैट 3। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 1, जो कि 2008 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अक्टूबर 22 2008 में ये लॉन्च हुआ था, और ये इंडिया का पहला अनमैन्ड लूनर मिशन था। और चंद्रयान 1 के ही डेटा से ये पता चला था, जो इलेक्ट्रॉन्स जो अर्थ के होते हैं वहां पे वाटर बना रहे हैं मून पे। ठीक है, इसी के कारण हम लोग चंद्रयान के अगले मिशंस को भी लॉन्च करते हैं। रिसेट 1 आपको पता होना चाहिए, ये पहला, इंडिया का पहला इंडिजिनियस, मतलब इंडिया में ही बना हुआ, ऑल वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट।
है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में हुआ था और ठीक उसके 5 साल बाद हम लोग एमओएम यानी कि मंगलयान 1 भी लॉन्च करते हैं। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था मार्स के लिए। यहाँ पे आपको जो भी पहला चीज था ना उसी को हमने ऐड करा है। आपको पता है जो इसरो दिन रात सैटेलाइट्स उड़ाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पे रखा है और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने येलो से मार्क कर दिया है। ठीक है, लेकिन चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन ये सब आपको पता होना चाहिए, मंगलयान। ठीक है, एस्ट्रोसैट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 28 2015 में इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्पेस टेलीस्कोप इसलिए भेजा है ताकि एस्ट्रोनॉमी में हम लोग और भी चीजें पता लगा सके। उसके बाद कार्टोसैट 2D पता आपको होना चाहिए, ये क्या है? द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया था, है ना। कार्टोसैट का मतलब, कार्टो का मतलब हो गया ना जो मैप बनाने के लिए जो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है ना, उसमें कार्टो आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं, ये 2019 में हुआ था, यानी कि 2008 से सीधा 2019 में सेकंड वाला मिशन होता है। सेकंड लूनर मिशन विद एन ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान रोवर जो हुआ था, तो ठीक है, जो गायब हो गया तो नहीं मिला था, एक तरीके से क्रैश हो गया था चंद्रयान 2। उसके बाद EOS-03, ये क्या है? तो इंडिया फर्स्ट रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो नाम से ही आपको लग गया होगा। 2021 की ये बात है। चंद्रयान 3 लॉन्च होता है जुलाई 14 2023, फॉलो ऑन मिशन ऑफ चंद्रयान 2 जो कि फेल हो गया था, टू डेमोन्स्ट्रेट लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक मुकाम हासिल किया था। उसके बाद आदित्य L1 भी समझ लो क्या है, तो इसका लॉन्च हुआ था 2023 में सितंबर 2 को, और ये क्या है? डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन, लॉन्च टू द लैग्रेंज पॉइंट 1 L1। ये क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट? तो समझो सन के पास कोई एक ऐसी जगह है, टोटल 5 ऐसी जगह है जहां पे सैटेलाइट जाएगा ना, वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, यानी कि उस पे जो यहाँ से आपको ग्रेविटेशनल पुल होगा और किसी और बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो बराबर हो जाएगा, और इसी कारण से यहाँ पे ऐसे 5 ऐसे पॉइंट हैं, L1 L2 L3 L4 L5, जहाँ पे आपको सैटेलाइट स्टेबल रहेगा। इसी को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते थे। लैग्रेंज एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, उसका ग्लोबल स्पेस मिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आते हैं। शुरुआत करेंगे स्पुतनिक 1 से। ये 1957 की बात है दोस्तों, और वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था किसके द्वारा? तो सोवियत यूनियन के द्वारा। आपको हमने बताया जो किस तरीके से यूएस और सोवियत यूनियन में होड़ लगी रहती थी, जो कौन पहला कुछ नया चीज लॉन्च करेगा, है ना। तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था 1957 में। वॉस्टॉक 1 की बात कर लेते हैं, तो लॉन्च डेट अप्रैल 12 1961। ये पहला फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरिंग यूरी गैगरिन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये भी आपको रशिया के द्वारा यानी कि सोवियत यूनियन के द्वारा ये अचीवमेंट हासिल हुआ। अपोलो 11 की बात कर लेते हैं, ये 1969 की बात है। 1969 में ही इसरो का फाउंडेशन हुआ था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर वो तो हम लोग देखेंगे ही इसमें। तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लैंड ऑन द मून, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अचीवमेंट जाता है यूएस को, है ना। कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक मूवी मैंने देखी थी, कौन सी? थ्री इडियट्स। उसमें पूछा गया था सवाल, जो चांद पे पहली बार किसने कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ऐसा कह रहा था वो व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता, तो हम याद रखेंगे ना। तो एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, ये ठीक 19 मिनट बाद लैंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए, जान लीजिए आपकी जानकारी के लिए। वोयाजर 1 क्या है? तो ये 1977 में ये लॉन्च हुआ था। नासा का स्पेस प्रोब है टू स्टडी आउटर सोलर सिस्टम एंड इंटरस्टेलर स्पेस, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये स्पेस में घूमता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली आर्टिस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुआ था। ये कोई पहला टेलीस्कोप नहीं है दोस्तों, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल टेलीस्कोप जरूर है। एक और
टेलीस्कोप है, जो नाम आप याद रख लेना, इसमें नहीं है इंक्लूडेड। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। यूएस का ये टेलीस्कोप है और बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसने आपको स्पेस वर्ल्ड को ना रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बहुत सारी चीजें सामने लेकर आया जेम्स वेब टेलीस्कोप। फिर जैसा कि मैंने बताया था, एरियन 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एरियन 5 जो है ना, रॉकेट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए स्पेस एजेंसीज के बारे में भी इसमें पढ़ना है हम लोग को, जो कि जुपिटर के आइसी मून्स एक्सप्लोरर, जिसको इसका नाम था ज्यूस, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी एक्रोनिम पूछ सकते हैं। तो एरियन 5 जो है, इसने ज्यूस को लॉन्च किया है, ठीक है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तैफा क्या है? तो दोस्तों, तैफा कीनिया का फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टारलिंक समझो क्या है, तो स्पेस एक्स का ही एक प्रोजेक्ट है जो ऐसा कर रहा है, एक तरीके से सैटेलाइट का नेटवर्क बना रहा है, जो कि लो कॉस्ट इंटरनेट रिमोट लोकेशंस में देने में सक्षम है। अब ऐसा है ना, जो ये देख रहे हो, ऐसे सैटेलाइट्स की ना एक तरीके से चेन बन के चलती रहती है, जो रात में दिखने में लगता है जैसे कोई ट्रेन है, इस तरीके से जाती हुई आपको नजर आ जाएगी। इसका इसका इसको भी ट्रैक आप वेबसाइट से कर सकते हैं, इसकी भी कोई वेबसाइट होगी। जिस तरीके से अगर आपको आईएसएस को देखना है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखना है, तो उसके लिए वेबसाइट है, आप वहां पे जाओ, वो आपको बता देगी जो आपके लोकेशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब दिखेगा। इसी तरीके से स्टारलिंक को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा स्पेस एक्स के बारे में समझ लेंगे। चलिए, उससे पहले स्पेस एजेंसी जब देखेंगे उसी में हम लोग समझ जाएंगे। स्पेस एजेंसीज की बात करें तो सबसे ऊपर नासा का है नाम। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा कहाँ का है, तो यूएसए का है। 1958 में इसकी स्थापना होती है, और इसके जो फेमस प्रोग्राम्स हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जैसा कि हम लोगों ने देखा, वाइकिंग 1, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। अब ये सवाल पूछ देते हैं और अक्सर लोगों को लगता है ये इसरो का होगा। नहीं दोस्तों, ये नासा का है, ये आपको पता होना चाहिए। वोयाजर 1, जैसा कि हम लोगों ने देखा, एंड 2 स्काईलैब, स्पेस शटल एंड अपोलो। अपोलो 11 भी हम लोगों ने देखा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का है, एस्टेब्लिशमेंट 1969 में। चाइना का है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएनएसए, चाइना, एस्टेब्लिशमेंट 1993 में, ठीक है। और नोटेबल अचीवमेंट इसकी बात करें तो फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इन 2013 विद चैंग 3। इसलिए मैंने कहा जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, जो पिछले महीने की न्यूज़ है, जो इनका चैंग 6 मिशन चल रहा है। ये क्या है, तो बेसिकली मून से लौटने का मिशन है, रिटर्न टू अर्थ मॉड्यूल ये लोग डेवलप कर रहे हैं, और उसी पे ये काम कर। बेसिकली ये सैंपल रिटर्न मिशन है, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले मॉड्यूल में ऐड किया है, जो ये चांद से सैंपल लेके आएंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। रशिया का है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, आरएफएसए, जिसको रॉस कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, स्पेस में जो जाते हैं ना, अगर रशिया का होगा तो उसको कॉस्मोनॉट कहते हैं, यूएस का होगा तो एस्ट्रोनॉट कहते हैं, हमारे यहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, तो उसको व्योमनॉट कहते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और रॉसकॉस्मोस के नोटेबल अचीवमेंट की बात कर लें तो फर्स्ट कंट्री टू सेंड एनिमल्स, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट भी वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है, उसको भी स्पेस में भेजने का काम रॉसकॉस्मोस का ही था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो यूरोप के जो 22 कंट्रीज हैं ना, यूरोपियन यूनियन के ही एक तरीके के समझो, लेकिन इसको मैं इसमें काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसीज अपने आप में ये रन करती है ऑटोनोमसली। 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसका जो फेमस मिशन है वीनस एक्सप्रेस, रोजेटा मिशन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मार्स एक्सप्रेस, कोरोट स्पेस टेलीस्कोप मिशन, ये सारे ईएसए के ही मिशंस हैं। जापान का है जैक्सा। आपको जैसा कि मैंने बताया, जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहे ना, इसका न्यूज़ बना है स्लिम, SLIM, जो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ये है क्या, तो बेसिकली ये है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। और आपको बता दें, जापान और इसरो का भी मून के लिए टाई अप हुआ है, और इस मिशन का नाम है ल्यूपेक्स, जिसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग
स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन आपको करंट अफेयर्स ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे भी सवाल आएँगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कॉर्पोरेशन स्पेसएक्स ये क्या है ना? देखो दोस्तों ऐसा है ना जो स्पेस में वास्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब इसको सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ प्राइवेट एजेंसियाज़ भी इसको भुनाना चाहती हैं और प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कूद पड़े हैं। हमारे यहाँ भी कूद पड़े हैं और वर्ल्ड में जो पैसे वाले हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। तो इसमें 2-4 नाम हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। एक स्पेसएक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली इलॉन मस्क का है। दूसरा इसी मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जेफ बेज़ोस जो हैं, अमेज़न के सीईओ, उन उनकी भी दिलचस्पी इसमें है स्पेस में है और ब्लू ओरिजिन उन्हीं के द्वारा खोजा गया था, जो हम लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा जो वर्जिन अटलांटिक के जो सीईओ हैं, उनका है वर्जिन गैलेक्टिक। तो ये सारे स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बेसिकली स्पेस टूरिज्म में भी एंटर अप कर रहे हैं। एलोन मस्क तो वैसे सैटेलाइट्स वगैरह तो दूसरी कंट्रीज के भी अब छोड़ रहे हैं, जो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, टाइफा जो है वो कीनिया का जो सैटेलाइट है वो स्पेस एक्स फाल्कन 9 से ही छोड़ा गया था, है ना? तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बैक अगेन। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज सीएनईएस, जिसका फ्रेंच नेम है सेंटर नेशनल दे स्टडीज स्पेटियलिस। ये फ्रांस का है, एस्टेब्लिशमेंट 1961 में था। और ऐसे पूछ देंगे सवाल, जो सीएनईएस किसका है, ऑप्शन में चाइना दे देंगे, कनाडा दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इस तरीके से आप पढ़ लेना। वैसे ये सवाल आ भी चुका है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जर्मन एरोस्पेस सेंटर, जो इसको डीएलआर कहते हैं जर्मन भाषा में, जर्मनी में है और इसका हेडक्वार्टर कलोन में है। ठीक है। इटालियन स्पेस एजेंसी की बात कर लेते हैं, तो उसको एएसआई कहते हैं। एजे एजेंसिया स्पेजियले इटालियाना। ठीक है। और इनका जो फेमस प्रोग्राम है वो है मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर, उसका जूनो, कैसिनी ह्यूजेंस इन्हीं का है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सएक्सएम न्यूटन, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो इटालियन स्पेस एजेंसीज के हैं। ब्लू ओरिजिन, जैसा कि मैंने बताया, फाउंडेड बाय जेफ बेजोस इन 2000। कंट्री का ओरिजिन यूएसए और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केंट वॉशिंगटन में है। नोटेबल अचीवमेंट की बात करें तो अब रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं ना, उसको उसके डेवलपमेंट की बात चल रही है, ताकि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। अब कैसा होगा, जो आदमी यहाँ से जाए ऊपर और नीचे ही ना आए, तो उसको एक ऐसा रॉकेट में बैठना पड़ेगा जो नीचे आ सके, यानी कि रीयूजेबल रॉकेट हो, है ना? तो ये नाम आपको याद रखना है, न्यू शेपर्ड, न्यू ग्लेन, नोटेबल फॉर सब ऑर्बिटल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विद न्यू शेपर्ड। ठीक है। और ये सिंबल है ब्लू ओरिजिन का। तो यही है बेसिकली स्पेस मिशंस, जो आपको स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा। करंट अफेयर्स में अगर इफ इन केस जो भी डेवलपमेंट होंगे वो करंट अफेयर मॉड्यूल्स में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।